हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास थोड़ा सा आना चाहूँगा कि इस जो भी सवाल जवाब उठे, ना तो सवाल नए थे और ना तो जवाब भी, बहुत सारे जवाब पहले भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से दिए आ चुके हैं। लेकिन बात रही नैरेटिव की, तो इस पूरे बहस के दौरान आपको क्या लगता है, नैरेटिव की लड़ाई में कहाँ कौन आगे निकल गया इसमें? देखिए लक्ष्मण जी, मैं बड़ी स्पष्टता से कहूं तो किसी को भी जितने सवाल कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पूछ रही थी उसका जवाब नहीं मिला, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि इसी नैरेटिव की लड़ाई में जीतने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए थे, और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा ये टेररिस्ट लॉन्च कैंप, टेररिस्ट ठिकाने ध्वस्त हो गए, एयरबेस ध्वस्त हुए, अभी तक शुरू नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात, जब हम बात कर रहे हैं तीनों हत्यारे आतंकवादी मर गए, तो नैरेटिव देश में क्या जाएगा? संकट यही है कि अब इसके बाद क्या बोले। तो कुछ भी बात करनी है, कोई भी सवाल खड़ा करना है, और आखिर जब ये सारे सवाल खड़े होते हैं तो जनता के बीच में जाएंगे। अभी दोनों के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सबसे नजदीक में बिहार का चुनाव है, इसलिए सारे लोग अपने नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश करते हैं। और मुझे कतई नहीं लगता, मतलब पहले भी नहीं था, लेकिन मैंने जो पहले भी कहा था कि ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, सरकार की तरफ से इस मामले में जो कार्रवाई की गई है वो शानदार है। सेना तो उसका जरिया होती है, बिना सेना के तो कोई नेता तो लड़ने जाते नहीं। इंदिरा जी के समय में इंदिरा जी तो लड़ने गई नहीं थी। तो जो कुछ भी सेना ने तब किया था, तब भी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत मजबूत थी, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत मजबूत थे, आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत हैं, दुनिया स्वीकार कर रही। दुर्भाग्य से विपक्ष पहले जैसा नहीं रहा, वो जो सवाल खड़े कर रहा है वो बचकाने सवाल है। इस तरह से नहीं होता कि आप इनका नाम नहीं ले रहे हो, आप इनको झूठा नहीं कह रहे हो, इस तरह से कभी देश में नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने सवाल उनके जवाब तो पहले ही आ गए, ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड आया है। अब चौक चौराहे, गली मोहल्ले, गांव की बहस में देखते हैं किसका नैरेटिव आगे जाता है। अलग अलग जिस प्रमुखता से सवाल विपक्ष ने एक उठाया था, वो प्रियंका गांधी का भी आपने सुना होगा भाषण, फिर राहुल गांधी का भी, कि आखिर उस पहलगाम में, उस घाटी में आतंकी आए कहाँ से और वहाँ पे सुरक्षा बल क्यों नहीं थे, इसका जवाब लोग ढूंढ रहे थे। बीच बीच में सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहा भी था कि थोड़ी सी यहाँ पे चूक इंटेलिजेंस की हुई है, लेकिन इसको अगर विस्तार से बताते तो शायद ये भरोसा ज़्यादा जमता कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं यहाँ पे नहीं होगी। आनंद दुबे जी। देखिए, ऐसा है कि हम दो रूप में अगर बात करें, एक हमारा रूप है कि हम राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, दूसरा हमारा रूप है कि हम विपक्ष हैं। जब जब देश पे संकट आएंगे लक्ष्मण जी, हम देशभक्त विपक्ष और राष्ट्रभक्त में कहीं को अंतर्विरोध दिखता है होगी। नहीं, सुनिए तो पहले, हम अब अपने देश के साथ खड़े होंगे, लेकिन जब सवाल पूछने होंगे, जब ये पूछना होगा कि कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है। मनोज सिन्हा साहब ने जब स्वयं आगे आकर कहा कि हमारा बहुत बड़ा फेलियर है, वो आतंकवादी यहां तक घुसे कैसे, ये हमारी लापरवाही का एक नतीजा है। तो फिर काउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। ये तय होना चाहिए कि दोषी कौन था, कौन अधिकारी था, कौन नेता था, कौन पुलिस था, ये होना ही चाहिए। तो दो अलग अलग विषय लक्ष्मण जी। जब जब मैं फिर वही कह रहा हूं कि 22 तारीख को हमला हुआ, 25 तारीख को मेरी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने हमें पहलगाम भेज दिया। हम जाके सिन्हा साहब से मिले, हम जाके फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले और एक सुर में कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जो कड़े से कड़ा एक्शन लेना हो लो। लेकिन जब ट्रंप साहब आके कहते हैं ट्वीट करके कि मध्यस्थता महीने की, तुरंत हमारी पार्टी ने सवाल पूछा कि भाई ट्रंप कौन होते हैं, ट्रंप कौन है? हमारे सेना का कोई अफसर कहे, हमारी सरकार का कोई नेता कहे, हम जरूर उसकी बात मानेंगे। तो दो अलग विषय। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये सकारात्मक राजनीति है जो देश को पसंद आएगी। जहां देश की बात है, पूरा देश एक है। जहां घरेलू राजनीति है, अब सरकार अगर गलत काम करते रहेगी, सरकार अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगी, सरकार ऐसा ब्रिज बनाएगी जो 2 ही साल में टूट के गिर जाए और उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाए, और आप कहें कि नहीं नहीं ये तो देश की सरकार है, इससे सवाल आप न पूछें, ये भी गलत है। अगर भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है और उसका अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप ये न कहें कि नहीं नहीं खेल अलग चीज है, आतंकवाद अलग चीज है। तो फिर यही तो हमें समझाना है प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, आपके मन में द्वेष मत रखिए। विपक्ष भी आपका भाई है, विपक्ष भी इस देश का नागरिक है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, वो हम जरूर उठाएंगे। हर मुद्दा आपको पसंद आएगा ये भी जरूरी नहीं है। हर आपके अच्छे काम, बुरे काम हमें भी पसंद आएंगे ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा होते हैं। आलोक शर्मा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, फिर विजय जी के पास जाऊंगा कि अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि देखिए आगे आगे होता क्या है, और आगे सबसे बड़ा जो इवेंट है वो आपको बिहार विधानसभा चुनाव है। तो इतने सारे सवाल जवाब के बाद क्या मान के चला जाए, बिहार विधानसभा चुनाव में इस पर राजनीति, इस पर चुनावी भाषण कम से कम नहीं होगा?
देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही शुरू कर दिया है। वो अंग्रेजी में जाके वोट मांग के आए हैं बिहार में, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। पुलवामा हुआ तब भी उन्होंने कहा कि पहला वोट, जो पहले वोटर्स हैं, पहला वोट जो है शहीदों के नाम दे दो। और मैंने तो उनको खूब एक्सपोज भी किया तमाम चैनल्स पर। तो देश के प्रधानमंत्री अपने किसी कामों पर वोट नहीं मांगते, वो दो ही चीजों पर मांग सकते हैं, या तो सेना के पीछे छुप के और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग सकते हैं, या वो मंगलसूत्र, भैंस और ज्यादा बच्चे वाले और उन पे वोट मांग सकते हैं। तो बिहार में अब किस चीज पर वोट मांगते हैं वो तो देश के प्रधानमंत्री भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, और हम भी किस चीज पर वोट मांगते हैं। 20 साल हो गए हैं, बिहार की कानून व्यवस्था और तमाम चीजें जो हैं उनके ऊपर वोट मांगे जाएंगे, बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोटों के मामले में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन वोटबंदी कर रहा है, पहले नोटबंदी की, अब वोटबंदी कर रहा है, तो क्या आज फ्री एंड फेयर चुनाव होगा? महाराष्ट्र में लाखों लोग जुड़ गए, उस पे जिस तरह से आंध्र प्रदेश में लाखों लोग जुड़ लेकिन गए, एक कर्नाटक में आगे चर्चा करेंगे। कह रहा हूं कि बिहार में विजय जी होगा, मुद्दों की बहुत कीमत नहीं रहेगी लक्ष्मण जी, मुद्दों की अब देश में मुद्दों की बहुत कीमत नहीं रहेगी। और आपने इलेक्शन बता दिया कमीशन- कि वो तो पहले अंग्रेजी में वोट मांग के आ गए हैं। विजय शर्मा जी। जी देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो इनका मैं वो चेक करा देता हूँ। अमजद अली था जो समझौता एक्सप्रेस का अच्छा, आप अभी उसी सवाल पे हैं, जिसको छोड़ा। ठीक अब उससे आगे बताता हूँ, इन्होंने सेना का फिर अपमान किया कि अरे भाई, कौन छोड़ के आया था जरा बताइए। कैसे फैसला ले सकता था? नहीं, छोड़ के कौन आया था बताइए जरा। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कैसे नहीं ले सकता फैसला? उन्होंने उच्च अधिकारियों से अरे डीजीएमओ विचार नहीं ले विमर्श सकता किया है, होगा। आर्मी चीफ तो भी नहीं आप ले कैसे सकता है। बात करते हो? जब तक दूसरा, आप कैबिनेट बताते हो, अप्रूव नहीं हमने वोट देगी। मांगी थी 370 पे, हमने वोट मांगी 35 पे। आज नक्सली समस्याएं कितनी कम हो गई हैं शर्मा जी, पता है आपको? आज आतंकी घटनाएं कितनी होगी जम्मू कश्मीर में कम? अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दो तो देश के किसी हिस्से में कोई बड़ी आतंकवादी घटना आज तक नहीं हुई 11 साल में। बताइए मुझे, आपके टाइम में क्या टेप रिकॉर्ड चलता था? लाउड क्या बात कर रहे हैं? उरी, पठानकोट, जम्मू सब भूल गए आप। तो आप भूल गए उन दिनों को। किस तरह से कोई महफूज नहीं था, ना कोई मंत्री था, ना आपके गृह मंत्री कहते थे मुझे जम्मू कश्मीर जाने में डर लगता था। वो मैं भाषा चैनल के ऊपर यूज भी नहीं कर सकता। किसी गृह मंत्री ने नहीं कहा। आपके राहुल किसी गांधी गृह कहते मंत्री ने हैं नहीं आप कहा। कहते हो कि गलवान में हमारी किसी गृह मंत्री ने नहीं कहा। और आप डोकलाम में आपके राहुल गांधी जी कैसे मिलते हैं एम्बेसडर से चुपके? आप उनसे पूछते हो क्या हुआ? तो ऐसी बातें छोड़ दो शर्मा जी, मुझे पता है आपकी सारी। रही बात इसकी, आज सड़क कितनी बन रही है, आज आधुनिकीकरण कितना कर दिया हमने सेना का। आप एम्स पे आ जाइए, आज विकास दर कितनी हो गई। आज ऐसा करते हैं, आलोक जी इसका जवाब देना चाहते हैं। आलोक जी जवाब लेते हैं, फिर आपके पास आता हूँ विजय जी। ऐसा बात नहीं, हम आलोक मुद्दों पे शर्मा जी। आधारित वोट मांगते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बड़ी बड़ी बातें करने से देश आगे विजय जी नहीं एक मिनट, बढ़ता है। आलोक जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आपसे आपके पास वापस आऊंगा। हाँ देखिए, मुझे लगता है जो सरकार झूठे स्केच जारी करती हो, पठानकोट में ISI से जांच हर चीज आ रहा करवाती हूं हो, आपके पास। उरी हो, जम्मू हो, पहलगाम हो, पुलवामा हो, सैकड़ों हमारे जवान तो शहीद वहां भी आपने करवाती सेना हो, के उनके प्रूफ समय में मांगे होते थे। हो। वहां भी तो आपने उरी सेना के प्रूफ अंदर मांगे अभी थे, वही उरी सर्जिकल और स्ट्राइक पुंछ के में मांगे 50 आपने। विजय जी एक मिनट ज्यादा। इनको सुन लेते हैं, अभी इनको बोलने देते हैं। पाकिस्तान ने जब हमारे खिलाफ विरुद्ध अटैक शुरू किया तो उसमें पुंछ जिले में 50 से ज्यादा सिविलियन मारे गए। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अगर आप इतने ही अलर्ट थे, आप टारगेटेड अप्रोच कर रहे थे, तो हमारे सिविलियन कैसे मारे गए? हमारे 50 से ज्यादा सिविलियन कैसे मारे गए? अगर इतना प्रिसाइज ऑपरेशन था तो हमारे राफेल कैसे गिर गए? अगर आपके ड्रोन इतना अच्छा काम कर रहे थे तो झूठे आतंकवादियों को स्केच दिखाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी थी? आपने चीन की बात की। अरे भाई, चीन में तो हमारे क्या गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद नहीं हुए? क्या ये गलत था? क्यों हुए वो? 75 के बाद, 1975 के बाद पहली बार हुआ मोदी जी के समय पे कि 20 जवान हमारे शहीद हुए। उनके 500 मर गए, मुझे उस बात से मतलब नहीं। उनके 1000 मर गए, मुझे मतलब नहीं। मेरे 20 जवान क्यों शहीद हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले कौन से शहीद हुआ, कहां शहीद हुए वो? क्या वो हमारी भूमि थी? मैं आपको क्या वो जवाब LAC में जवाब थी? लेने के लिए क्या वो आऊंगा। चाइना की आलोक भूमि जी, में चले ऐसा गए करते हैं थे? कि मैं समझता हूं बहुत सारे सवाल हैं। विदेश नीति फेल है, रक्षा नीति फेल है, इनके मंत्रियों में हिम्मत नहीं। 100 दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना विदेश मंत्री ने की, ना रक्षा मंत्री ने की, ना होम मिनिस्टर ने की, और मैं ऐसा करता हूं, प्रधानमंत्री ब्रेक ले लेता हूं आलोक जी, फिर वापस आएंगे तो हर्षवर्धन